हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी ये एनसीईआरटी जियोग्राफी की क्लास है जिसमें हम क्लास 6 की जियोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास 6 की जियोग्राफी में इससे पहले हमने 3 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो चैप्टर्स ना देखे हो तो पहले उन चैप्टर्स को देख लीजिए, क्योंकि आगे की चीज़ें समझने के लिए पीछे की चीज़ अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा। बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की। इससे पहले हमने साइंस की 6 और 7th क्लास को फिनिश किया था और अभी हमारा ये जियोग्राफी का क्लास है। इसके साथ साथ साइंस की भी क्लास चलती रहेगी। हम 8th या 9th तक तो एटलीस्ट पढ़ेंगे ही पूरी एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स की। तो उसी सीरीज़ में ये हमारा दूसरा चल रहा है जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी का, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री इस तरह से देखने को मिलते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये एनसीईआरटी सीरीज जो है, आप अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। जैसे कि अगर आप सीटेट 2021 में जो होने वाला है वो देने वाले होंगे, या टेट एग्ज़ाम देने वाले होंगे, या फिर केवीएस हो गया, DSSB हो गया, या LT ग्रेड, TGT। इसके बाद अगर आप यूपीपीएससी, यूपीSSC, SSC, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी ही सीरीज़ बेहद ही हेल्पफुल होगा आपको वहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि 80% जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी का ही होता है। अगर आपने 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो 80% सिलेबस आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयार हो जाता है। इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करने को कहती हूँ, और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको बताता है, सिखाता है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम चीज़ों को दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, इसलिए बेफिक्र रहिए। आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही मीडियम वालों को चीज़ें समझ में आनी हैं। तो आपको चैप्टर दिख रहा होगा। हमारा चैप्टर का जो कि नाम है मानचित्र, या जिसे हम मैप कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें बेहद ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि जो मैप होता है वो कितने टाइप का होता है, या किस पर्पज़ के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ इससे पहले जो हमने 3rd चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर ग्लोब के बारे में पढ़ा था। तो पहले कुछ चीज़ें ग्लोब के बारे में बताई गई हैं कि ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गांव, कस्बा इत्यादि का अध्ययन करें तो ग्लोब में वो चीज़ें नहीं इंडिकेट हो पाएंगी। उसके लिए हमें मैप का यूज करना पड़ता है। तो ग्लोब को देखा जाए तो एक बेहद ही पूरी पृथ्वी का स्ट्रक्चर उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें उसमें नहीं इंडिकेट हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें मानचित्र का मतलब मैप का यूज करना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। फिर आगे बताया गया है कि मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, जबकि कुछ मानचित्र एक पूरी तरह किताब के रूप में हो सकता है और उसमें बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब इसे हम एटलस कहते हैं। तो एटलस की बुक भी आपको मिलती होगी आपके छोटी क्लासेस में। मतलब जियोग्राफी जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर पूरा मतलब सारे देशों का एक मैप जो होता है वो एटलस में सम्मिलित रूप से होता है। तो कई छोटे छोटे मानचित्रों को, मैप को जब एक साथ रख दिया जाता है तो उसे एटलस नाम दे दिया जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो मानचित्र क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताता है, तो वो ग्लोब से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब कुछ टाइप के जो मैप हैं वो देख लीजिए। एक तो भौतिक मानचित्र होता है, जिसे बोले तो फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप की बात की जाए
तो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ ये चैप्टर नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन ये सारी चीज़ें कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं पूछती हैं, लेकिन ठीक है हमारा चैप्टर है तो हम इसे देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे फिजिकल मैप की बात की जाए तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। मतलब मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशियंस etc आर कॉल्ड फिजिकल आर रिलीफ मैप्स। तो ये हमारा हो गया क्या, भौतिक मानचित्र के बारे में। दूसरे टाइप का जो मैप होता है वो राजनीतिक मानचित्र होता है, जिसे आप पॉलिटिकल मैप भी कह सकते हैं। तो ये कैसे मैप होते हैं, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो छोटे से लेकर बड़े एरिया का जो सीमा होती है उसे दर्शाने के लिए पॉलिटिकल मैप का यूज किया जाता है। तो मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद दियर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। तीसरे टाइप का जो मैप है वो थीमेटिक मैप है। मतलब कि जो तीसरे टाइप का मैप है आपका वो थीमेटिक मैप है। थीमेटिक को थीमेटिक ही बोलेंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड maps, rainfall maps, maps showing distributions of forest industries etc are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided इन दीज मैप्स। तो ये तो मैप्स के टाइप थे। अब मानचित्र के कुछ घटक दिए हुए हैं। यहाँ बताया गया है कि दियर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप। तो 3 कंपोनेंट मैप के होते हैं, एक दूरी, दिशा तथा प्रतीक, मतलब डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो ये भी देख लेते हैं कि ये जो कंपोनेंट हैं ये क्या हैं। तो दूरी की बात की जाए तो ये डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे क्या है, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व है उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो ना कम हो। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एरिया 500 किलोमीटर का है, तो अब आप एक कागज़ के पन्ने में तो 500 को नहीं दिखा सकते हैं, तो वहाँ पर यह लिख दिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो जो 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर में दिखा दी जाती है। तो इस तरह से उसकी वास्तविकता भी नहीं कम हुई और हम उसे स्मॉल करके चीज़ों को दिखा दिए एक पन्ने में। तो वही चीज़ कही गई है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे अगर मैप पर दिखाना है तो 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त कर देंगे। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इसे 10 किलोमीटर कह देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा कि इसकी एक्चुअली जो ओरिजिनलिटी है डिस्टेंस की वो भी नहीं कम होगी और आपको चीज़ें थोड़े से में समझ में आ जाएंगी। तो यही है डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एक मैप में। जब वो बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। तो मतलब छोटी छोटी यूनिट्स का यूज करके बड़ी यूनिट्स को हम इंडिकेट करते हैं एक मैप में। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र भी कहते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत समझनी है या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इतनी तो लॉजिक आप में है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये बिल्कुल एक्चुअल है कि जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं भाई उसमें ज़्यादा चीज़ें लिखी होंगी, ज़्यादा चीज़ें बताई गई होंगी। तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा तो वो अधिक जानकारी आपको देंगे ही देंगे। अब जैसे यहाँ पे बता दिया गया है एक गांव का पूरा मानचित्र है। अब सोचिए इतने थोड़े से में आपको एक पूरा गांव दिखा दिया गया है।
तो इस तरह से ये डिस्टेंस को चीज़ों को जो है वो शॉर्ट में करके छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो एक पूरे गांव का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक खेल का मैदान भी दिख गया, एक बगीचा भी दिख गया, सामुदायिक केंद्र भी दिख गया, और इस तरह से ये जो रोड हैं उन्हें भी इंडिकेट करके बता दिया गया। ढेर सारी दुकानें भी दिख गई और लोगों के घर दिख गए। तो मतलब कहने का है कि एक पूरे के पूरे गांव का स्ट्रक्चर एक छोटे से पेज में आपको दिखा दिया गया है। अब यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के बता दिया गया है। तो इस तरह से ये चीज़ें इंडिकेट की गई हैं। अब दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, डायरेक्शन का है, दिशा का है। तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, उसे हम उत्तर से, तो इस पूरे दिशा वाले कॉन्सेप्ट को बस आप इतने में समझ लीजिए। इस 4.2 का जो इमेज दिया हुआ है, ऊपर साइड का जो भाग होगा उसे हम उत्तर दिशा से डिनोट करेंगे। अब उत्तर के अपोजिट क्या होता है, दक्षिण दिशा। तो जो नीचे वाली आपके मैप में चीज़ें होंगी वो दक्षिण दिशा को इंडिकेट करेंगी। उसके बाद इस साइड पूर्व रहेगा और इधर साइड पश्चिम रहेगा। फिर इन दोनों को और मतलब डिवाइड किया जाए दिशा में, तो उत्तर और पूर्व के बीच के एरिया को हम उत्तर पूर्व दिशा कहेंगे। पूर्व और दक्षिण के एरिया को के बीच के एरिया को हम दक्षिण पूर्व कहेंगे। इस तरह से मतलब किसी भी चीज़ को की दिशा को भी आप मैप में इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, आप इंडिया का मैप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर ऊपर साइड पड़ता है, तो मतलब जम्मू कश्मीर जो है वो उत्तर साइड हो गया। यहाँ पश्चिम की साइड आपका गुजरात देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से मतलब दिशाओं के द्वारा आपको बताया जाता है एक मैप में कि किस डायरेक्शन में कौन सी चीज़ स्थित है। तो वही चीज़ें बताई गई हैं कि ये जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम, इन्हें प्रधान द्विगबिंदु कहा जाता है। तो प्रधान द्विगबिंदु किसे कहा जाता है, चारों दिशाओं को ही कहा जाता है। अब इसके बाद ये तो चीज़ें हो गई, इतना समझने वाली चीज़ इसमें कुछ भी नहीं था। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। अब दिक्सूचक के बारे में बताया गया है कि निम्नलिखित दिशाओं का, अच्छा यहाँ पर दिशाओं के बारे में। अब दिक्सूचक क्या होता है, इसी दिग्बिंदु के अंदर जो कि आता है, तो दिक्सूचक क्या होता है ये भी देख लीजिए आप। दिक्सूचक और दिग्बिंदु कहा जाए तो मतलब क्या है, ये द्विसूचक कंपास की बात की जा रही है और द्विबिंदु मतलब डायरेक्शन की बात की जा रही है। तो डायरेक्शन तो हमने देख लिया किस तरह से दिखाया जाता है। अब द्विसूचक को देखें, मतलब एक कंपास की बात करें तो इसके बारे में आगे क्या बताया गया है कि हम द्विसूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। तो अगर आप अब मैप में तो चीज़ें दिखा दी गई हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में आपको किसी भी चीज़ का डायरेक्शन पता करना है, जैसे मान लीजिए आप किसी जंगल में भटक गए हैं, तो अब आप डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे। तो अक्सर क्या होता है, ऐसे लोग जो कहीं किसी सर्च में जाते हैं जंगलों में, तो उन्हें एक ये उपकरण, एक यंत्र दिया जाता है जिसका नाम क्या होता है, कंपास होता है, दिक्सूचक होता है। इसकी सहायता से ये क्या होता है, ये एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से डायरेक्शन इसमें इंडिकेट किया जाता है, बताता है ये डायरेक्शन को। बेसिकली इसकी ये चुंबकीय सुई होती है इसमें, जो कि दिशा का निर्धारण करती है। और आपने चुंबकीय सुई के बारे में पढ़ा होगा कि चुंबकीय सुई की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही होती है। तो मान लीजिए आप किसी जंगल में जा रहे हैं, अब आपको दिशा नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास एक कंपास है तो उसकी जो निडल होगी, उसकी जो सुई होगी, वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही होगी। तो इस तरह से आप दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। अब जो तीसरा कंपोनेंट की बात की गई है वो है प्रतीक की। तो प्रतीक की बात की जाए तो जिसे आप सिंबल्स कहेंगे, तो मैप में बहुत सी चीज़ें सिंबल्स के द्वारा इंडिकेट की जाती हैं, क्योंकि पूरी की पूरी नदी को तो मैप में नहीं दिखा दिया जाएगा। गंगा नदी इतनी लंबी नदी है, उसको आप मैप में नहीं दिखा सकते हैं। तो उसका सिंबल्स होता है, रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है, उसका सिंबल होता है।
तो बहुत सी चीज़ों को हमारे मैप में सिंबल्स के द्वारा दिखाया जाता है। कई बार एग्ज़ाम में ये सिंबल्स भी पूछ लेते हैं, जैसे रेलवे लाइन का सिंबल आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ये बड़ी लाइन हो गई, ये मीटर लाइन, और ये रेलवे लाइन हो स्टेशन हो गया, सॉरी। तो इस तरह के सिंबल्स आपको रेलवे लाइन से रिलेटेड मिल जाएंगे। सड़कों से रिलेटेड सिंबल, अगर ये दो स्ट्रेट लाइन है तो मतलब सड़क जो है वो पक्की है, और अगर इस तरह से कट में लाइन है तो मतलब सड़क जो है वो कच्ची है। तो नदी, कुआं, तालाब, नहर, इस तरह से सिंबल्स के द्वारा बताया जाता है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, इस तरह से सिंबल्स के द्वारा दिखा दिया जाता है। तो मैप में मान लीजिए किसी शहर को दिखाना है तो वहाँ पर कहाँ पोस्ट ऑफिस है, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ मंदिर है, तो अब पूरी की पूरी इमेज तो कोई बनाएगा नहीं मैप में, तो वहाँ पर ऐसे सिंबल्स का यूज करके चीज़ें इंडिकेट की जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो मैप था उसमें बेसिकली पूरा मैप हमारा जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो उसमें किसी भी एरिया का डिस्टेंस होता है, और दूसरा क्या होता है, सिंबल्स होता है, किसी भी चीज़ का प्रतीक होता है, और तीसरा क्या होता है, डायरेक्शन होता है, दिशा होता है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप किसी भी मैप को आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये एक मैप है सुंदरपुर गांव का और इसके आसपास के क्षेत्र का। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस एरिया में नदी बह रही है, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, ये एक कच्ची सड़क है, उसके बाद यहाँ से पक्की सड़क आगे आ जाती है और फिर बीच में कच्ची सड़क आ जाती है। तो इस तरह से अब देखिए कितने आसानी से आप पूरे के पूरे मैप को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये एक रेलवे लाइन है, पूरा मैप आप देख के बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या है, जबकि यहाँ पर ना ही कुछ लिखा है और ना ही किसी भी चीज़ की इमेज बनी है, सिर्फ सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स से आप पूरे के पूरे मैप को पढ़ सकते हैं। तो यही बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे मैप के। अब आगे आपको रेखा चित्र के बारे में बताया गया है कि रेखा चित्र क्या होता है। तो रेखा चित्र की बात की जाए तो रेखा चित्र मतलब स्केच एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। तो कई बार मैप नहीं है आपके पास, आपको अपने दोस्त के यहाँ जाना है, तो अब उसके यहाँ का मैप नहीं मिलेगा, तो वो दोस्त आपको क्या करेगा कि एक ऐसे ही अपने घर आने का रास्ता आपको छोटी छोटी चीज़ों से बता देगा कि लेफ़्ट में टर्न होना है तो राइट में मंदिर होगी। तो इस तरह से एक रेखा चित्र, एक स्केच ड्रॉ कर देगा, आपको बता देगा कि इस तरह से आना है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रेखा चित्र, मानचित्र कहेंगे, मतलब स्केच मैप कहेंगे। अब इसके बाद आगे क्या है देख लेते हैं। आगे बताया गया है खाका के बारे में कि खाका या प्लान क्या होता है। तो अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र ही खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। तो खाका या प्लान किसे कहते हैं, जैसे किसी का घर बन रहा है या बनने वाला है तो वहाँ पर जो मैप बनता है तो वहाँ पर एक कमरे की जो है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, कितना ऊंचाई पे बनना है, ये चीज़ें एक ड्रॉ की जाती हैं, एक प्लान किया जाता है इसका, और इसे एक मैप का रूप दे दिया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, खाका कहलाता है, जिसमें बेसिकली किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई इत्यादि उसमें मेंशन है, तो वो खाका कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा मैप से रिलेटेड चैप्टर था। हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हमने जान लिया जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहा जाए, इससे तो एग्ज़ाम से कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन ठीक है हमने
सारे चैप्टर को डिस्कस करने को कहा है तो हम सब कुछ ले के चलेंगे, कुछ उस वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। तो ये चौथा चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम 5वें चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।